नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मिड डे टॉक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। मिड डे टॉक में आज बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छिंदवाड़ा जिले में बीते कुछ दिनों में कफ सिरप पीने के बाद 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि इन बच्चों को सर्दी खांसी की दवा दी गई थी, जिसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई। कई बच्चे अभी बीमार हैं और उनका इलाज जारी है, जहां कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम की कफ सिरप पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्रीय एजेंसियां जैसे आईसीएमआर, एनसीडीसी और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सिरप के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। बड़ी बात लेकिन यह है कि जिन दवाओं पर सवाल उठ रहे हैं वो आमतौर पर छोटे मेडिकल स्टोर्स पर बिना किसी सख्त निगरानी के बिक रही थी। इस हादसे ने भारत की दवा नियमन व्यवस्था और क्वालिटी कंट्रोल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों की आंखों में अब भी अपने मासूमों की दर्दनाक मौत का गम है। सवाल सिर्फ एक नहीं, कई हैं। किन हालातों में ये दवाएं बनी, कैसे बाजार में पहुंची और आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? आज इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जहां मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, जहां कातिल कफ सिरप और बच्चों के गुनाहगारों पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले ये देखिए रिपोर्ट। पीने के बाद किडनी फेल होने से एक के बाद एक 9 बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये मौतें पिछले 20 दिनों में हुई है। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मिलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ सिरप पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने भी ये मान लिया है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौतें हुई है। संबंधित कफ सिरप को जिले में प्रतिबंधित कर दिया है। मामले में आगे जांच जारी है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। कई बीमार बच्चों का नागपुर और छिंदवाड़ा के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच कुल 13 प्रकार की दवाओं को संदिग्ध मानकर जाँच के लिए भेजा गया है। इनमें से 3 कफ सिरप भी है। देखा जा रहा है कि कहीं किसी अन्य दवा में भी गड़बड़ी तो नहीं थी जिससे बच्चों की हालत बिगड़ी है। सवाल ये है कि छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हैरत की बात है कि प्रदेश के अन्य जिलों में इन कफ सिरप की बिक्री होती रहेगी। आगे भी ये देखना होगा कि इस दूषित दवा को बेचने वाले और बनाने वालों को कौन और कब तक सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। उसके लिए खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सरपंच सिंह, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, आज हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अरविंद दुबे से भी जान लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं 9 बच्चों की मौत हो चुकी है अब तक इस पूरे मामले में। पहले तो पूरा मामला बताइए कि अब आगे किस तरह से जांच की जा रही है, आगे कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? हुई थी कि बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद मौतें हो रही हैं, तो उसके तुरंत बाद विभाग की एक बड़ी टीम का गठन किया गया और उस टीम को छिंदवाड़ा और जबलपुर जांच के लिए भेजा गया। और इसके साथ ही जो कफ सिरप है अलग अलग जगहों से उस कफ सिरप को बरामद किया गया। जबलपुर के कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ये छिंदवाड़ा दवा भेजी गई थी। दवा जो 3 दुकानें हैं छिंदवाड़ा की, जैन फार्मास्यूटिकल, न्यू अपना फार्मा और इसके साथ ही आयुष फार्मा, इन 3 दवा दुकानों पर ये जो कफ सिरप है इनकी सप्लाई की गई थी। इन चारों जगहों पर छिंदवाड़ा और जबलपुर में जाकर छापा मारा गया है और उस कफ सिरप को जब्त कर लिया गया, बरामद कर लिया गया है और जांच टीम ने अपनी वहां पर जांच की है और रिपोर्ट अब तैयार करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इस वक्त हम कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के सामने ही खड़े हुए हैं। एक पीछे वही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जहां से इस कफ सिरप को सप्लाई किया गया था। लेकिन एक बात हम साफ करते हैं कि दवाएं जो होती हैं वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सील पैक होकर फिर डिस्ट्रीब्यूटर और कंसाइनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के माध्यम से होते हुए दवा दुकानों तक पहुंचती हैं।
इनमें जो सप्लायर्स होते हैं इनकी ज्यादा भूमिका होती नहीं है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, लेकिन कंटेंट सिर्फ जो उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है उसको देखकर ही तय होता है। जैसे इस कफ सिरप के ऊपर लिखा था पैरासिटामोल और सीपीएम का मतलब होता है क्लोरम फेनोरामिन मैलिएट। दरअसल ये सर्दी को कम करने के लिए एक तरह का स्टेरॉइड है। ये स्टेरॉइड के माध्यम से शरीर के जो दूसरे कंपोनेंट है वो ज्यादा तेज काम करना शुरू कर देते हैं और उससे सर्दी जैसी चीजें, जो भी इंफेक्शन है या कोई एलर्जी है, वो उसको खत्म करने के काम में आता है। पैरासिटामोल जाहिर सी बात है कि बुखार को उतारने के काम में आता है। यही दो कंटेंट उस कफ सिरप के ऊपर लिखे हुए थे और इसी के आधार पर उस कफ सिरप को आगे सप्लाई किया गया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इस कफ सिरप बिल्कुल अरविंद, ये कहा जा सकता है कि खांसी सर्दी के लिए कहीं ना कहीं ये दवा दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानलेवा साबित हुई है। जिस सिरप की आप बात कर रहे हैं, चूंकि उसके लिए हम सरमन जोशी से भी जान लेते हैं। सरमन जोशी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आई थिंक नाम आपने शायद गलत किया है। सरमन सिंह जी, माफी चाहूंगी मैं, आपका बहुत स्वागत है सर स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह से हम दो सिरप का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिन दो सिरप का हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि सर्दी खांसी के लिए, मामूली सी बीमारी के लिए सिरप दिए गए थे, लेकिन ये जानलेवा साबित हुए हैं, तो सर ये दोनों ही सिरप कितने डेंजरस हैं बच्चों के लिए? नहीं कृतिका जी, एक तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो आपके रिपोर्टर ने काफी अच्छी बात बताई कि एक जो चेन होती है मैन्युफैक्चरिंग में ही इफ एट ऑल अगर कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक ये दवाई का सवाल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो दवाई बहुत कॉमनली यूज होती है, दुनिया में यूज होती है, और उसमें कोई अगर मिलावट है तो वो बात अलग हो सकती है। वो देखना पड़ेगा कि स्पूरियस मेडिसिन तो नहीं है, तो उसकी मेरे ख्याल से जांच हो रही है। तो ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन क्या इन्हीं बच्चों ने, 9 बच्चों ने ही इस दवाई को पिया, बाकी बच्चों ने पिया तो उनको क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ उनको, तो ये सारा जांच का विषय है। जो अभी एक डॉक्टर इंटरव्यू दे रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनके पास 1000 से ज्यादा बच्चों की लाइन लिस्टिंग है, तो सबकी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज दवाई के अलावा ये भी हो सकता है इन 9 बच्चों में कोई दूसरे कारण हों मौत के। और जो जिस तरह से मुझे जो जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें ये देखने को मिला है कि बच्चों में एनीरिया जिसको कहते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर हुआ, और एक्यूट रीनल फेलियर जब खांसी बुखार का मरीज होता है तो उसके बहुत सारे कारण दूसरे भी हो सकते हैं दवाई के अलावा। इस दवाई के अलावा क्या इन मरीजों ने कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई चूरन या कोई उपचार लिया था, क्या कोई दूसरी दवाई एंटीबायोटिक लिए थे, जो कारण हो सकते हैं। तीसरा एक और चीज होती है कि कुछ इन्फेक्शन भी होते हैं जो खांसी बुखार करते हैं, लाइक एक स्ट्रेप्टोकोकस होता है और एक इकोलाई होता है, 2 बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं। ये भी इस तरह के मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं जिसमें एकदम गुर्दा फेल हो सकता है। तो ये कोइंसिडेंटल भी हो सकता है कि दवाई ली बच्चों ने और लेकिन उनको दूसरे इन्फेक्शन से उसकी वजह से मौत हुई। ये एक जांच का विषय है और ये जांच तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इन 9 बच्चों को, और जो कंट्रोल जिसको हम ग्रुप कहते हैं, जैसे दूसरे बच्चों ने ली और वो ठीक हो गए, तो जब तक उनका और इनका जांच नहीं होगी। बट जो डीईजी की फाइंडिंग जो बताई, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट में मिली है, उससे थोड़ा लगता है कि या तो इस दवाई में या कोई दूसरी दवाई उन्होंने ली है, उसमें कहीं ना कहीं लेकिन सर इन्हीं दोनों सिरप को लेकर सवाल दरअसल उठ रहा है और इसीलिए बार बार सवाल ये किया जा रहा है कि इन दोनों सिरप में आखिर ऐसी कहां चूक होगी, क्योंकि जैसे ये हादसा हुआ, इन दोनों सिरप को जिले में बैन कर दिया है, प्रदेश में बैन कर दिया है, तो ये दूषित दवाइयां थी या कोई खुराक में कहीं कोई चूक हुई है, किस तरह से, चूंकि आप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो सर कहां कैसे चूक हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा सारांश वही है कि देखिए ये दवाइयां पर से, जिसको हम कहते हैं कि जो DXM है, जो दवाई है, वो दवाई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दवाई की मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई मिलावट हो गई है, कंटामिनेशन हो गया है, या तो केमिकल से कंटामिनेशन हो सकता है या बैक्टीरिया भी उसमें हो सकते हैं, उनसे कुछ कंटामिनेशन होकर के उससे मौत हुई है, तो यूरिन की जांच, ब्लड की जांच, ये सारी जांच होनी चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई है, वो उसमें एक एविडेंस मिला है, बट वो और भी कारण हो सकते हैं। क्या उन्होंने जांच में स्ट्रेप्टोकोकस है, इकोलाई है, उनकी जांच की है कि नहीं किया, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा, आप देखिए, आप तो मीडिया हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं तो बैलेंस बात ही कहूंगा कि अभी जब तक जांच नहीं होती है तब तक ये कह देना कि दवाई की वजह से हुआ है, दवाई में कोई कंटामिनेशन हुआ उसकी वजह से हुआ है, या इन बच्चों को कोई दूसरा इन्फेक्शन था उसकी वजह से हुई, ये अभी कहना मेरे लिए एज ए डॉक्टर अभी मुश्किल है। बिल्कुल सर, लेकिन कहीं क्या ये भी कारण हो सकता है, चूंकि अमूमन हम वयस्कों को जो दवाई देते हैं वही सेम खुराक क्या हमने बच्चों को दे दी है, इस वजह से कहीं किसी प्रकार की वहां पर लापरवाही ये भी बरती गई होगी क्या?
वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूंकि इसमें इसके चांसेस कम है कि ये बच्चों के लिए सिरप जो होता है तो बच्चों की डोज दी होगी, और ये हम मान के चलते हैं कि डॉक्टर ने बताई होगी कि 1 ढक्कन लेना है, 2 ढक्कन लेना है। और जो मैं देख रहा था उसमें मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, बट जो पढ़ा है मैंने 1 साल से और 9 साल तक के शायद बच्चे हैं, तो 1 साल की डोज बच्चे की दूसरी होगी, 9 साल के बच्चे की दूसरी होगी। तो इस तरह से ये डोज का भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही है, तो डोज भी देखनी पड़ेगी कि कितनी डोज दी थी, कितनी प्रेस्क्राइब की थी। कई बार होता है डॉक्टर कुछ लिखता है, लेकिन मरीज के घर वाले होते हैं वो डोज सोचते हैं कि जल्दी ज्यादा डोज दे देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक कई बार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब तक केस सीट और सारा डिटेल एनालिसिस मरीज की नहीं आएगी, तब तक ये कह देना कि इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से नहीं हुआ, ये दोनों ही बातें बड़ा मुश्किल। बिल्कुल सर, कारण बताना अभी स्पष्ट ठीक भी नहीं होगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं अभी आपको चूंकि उम्र का जिक्र हुआ था तो मैं आपको बच्चों की उम्र का भी जिक्र कर देती हूं कि जो बच्चों की मौत हुई है उन बच्चों में शिवम राठौर जिसकी उम्र 4 साल थी, अदनान खान जिसकी उम्र 5 साल थी, उसेद खान 4 साल का बच्चा था, ऋषिका पिपरे 5 साल की मासूम जिसकी जान चली गई, हितांश सोनी जिसकी उम्र 4 साल थी, वहीं श्रेया यादव 2 साल की मासूम बच्ची जिसकी जान चली गई, और विकास यदुवंशी, विधि परासिया, संध्या ये 1 साल के बच्चे थे जिनकी ये कफ सिरप का, हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या इसी कफ सिरप के जरिए ये जान गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल 2 कफ सिरप का यहाँ पर नाम सामने आया है, लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से चूंकि हम बात कर रहे हैं 2 कफ सिरप को लेकर कि ये जानलेवा साबित हुई है, और आप भी जिक्र कर रहे थे कि आखिर इनको लेकर नियम कानून क्या है, किस तरह से चूक हुई है, बताइए अभी तक क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रही है और किन किन एंगल्स पे जांच की जा रही है? सबसे पहले तो यही बात तय की जा रही है कि क्या इसमें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि मेडिसिन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तकलीफ थी, तकलीफ के हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी, उसमें जो कंटेंट थे, मॉलिक्यूल थे, वो बिल्कुल ठीक थे, कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हुआ। जांच टीम ने सबसे पहले इसी बात को पॉइंट आउट किया है कि मैन्युफैक्चरर ने जो दवा भेजी, क्या वो सही दवा वहां से चली पैक होकर, बीच में कोई मिलावट तो नहीं हो गई, उसमें कुछ और दूसरे पदार्थ तो नहीं मिला दिए गए, कोई और मॉलिक्यूल तो नहीं मिला दिए गए। क्योंकि एक बात सामने आ रही है कि उसमें वो कूलेंट मिला दिया गया जो जनरली वाहनों को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जांच टीम एक पॉइंट ये जांच कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है, क्या पूरी तरह से ये कोई एक नकली दवा थी जो उस नाम से बाजार में आ गई, जो मेन दवा है, मुख्य दवा है, उसे हटाकर नकली दवा की सप्लाई वहां पर आ गई और या कुछ मैनिपुलेशन वहां पर हो गया? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वही जो डॉक्टर साहब, मैं फिर डॉक्टर साहब की बात को ही दोहराऊंगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स ने बच्चों को इस दवा के साथ कुछ और मेडिसिन साथ में दी हो, जिस वजह से कुछ और दवाओं का साइड इफेक्ट आया और किडनी फेलियर जैसी बात आई है, जो कि रिपोर्ट में आई है और डॉक्टर ने वहां पर डिक्लेयर की हुई है। ये 3 बड़े पॉइंट हैं जिनको लेकर जांच टीम अपनी जांच कर रही है, और इन जो बचे हुए जो दवा के कफ सिरप्स वगैरह हैं उनको इन्होंने अभी अपने कब्जे में लिया है और इसे भोपाल की लैब में भेजा गया। मेरा यहाँ पर यदि डॉक्टर साहब से यदि मैं एक सवाल कर सकूं, क्या हो पाएगा सवाल? बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल। देखिए, मैं डॉक्टर साहब यदि आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बात अभी सामने आ रही है कि उन दवाओं में कूलेंट जैसी बात पाई गई है जो आमतौर पर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए डाला जाता है, और कूलेंट एक तरह का ग्लाइकोल है, एथेनॉल है, डाइथिलीन है, इस तरह से अपन देख लें ये ग्लाइकोल है, जो कि जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के अंगों को बुरी तरह प्रभावित करता है। क्या ये हमारी इंटेस्टाइन उसे पचाने योग्य होती है, और विशेष तौर पर बच्चों की इंटेस्टाइन क्या ग्लाइकोल को सहन कर सकती है? जी बिल्कुल सही सवाल है। ये डेफिनेटली इस तरह की चीजें बिल्कुल जांच का विषय है कि अगर डीईजी उनमें है और अगर सैंपल में मिलता है कोई कंटामिनेशन, तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, और उसका फिर लाइन लिस्टिंग देखनी पड़ेगी कि कहाँ से बना या बीच में किसी ने किया, जैसा आपने कहा, और क्या ये ऑथराइज थे। जो इसमें जो जितने भी लाइसेंस और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोटोकॉल होते हैं, जिसको हम जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, वो जीएमपी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, दवाइयाँ सही तरीके से स्टोर हो रही थी कि नहीं हो रही थी, या किसी ने कुछ इसमें प्योरिटी चेक की थी कि नहीं थी, क्यूसी जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल हुआ था कि नहीं हुआ था, चलने में भी मैन्युफैक्चरिंग में टेस्टिंग जिसको कहते हैं बैच टेस्ट किए गए थे कि नहीं किए थे, उनकी रिपोर्ट भी होगी। ये भी देखना होगा कई बार। अब जैसे कि अब देख रहे हैं हम कि सारे
पूरा देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों को दी गई दवाई और 9 बच्चों की डेथ हुई। जो जिस तरह से मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, ये भी रूल आउट डॉक्टर करेंगे, आई एम श्योर, टीम जरूर करेगी कि क्या इन बच्चों को कहीं किडनी फेलियर पहले से तो नहीं था। उनमें भी कभी कभी इस तरह के सिम्टम आते हैं, खांसी बुखार उनमें भी टिपिकल होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें एक सवाल बीच में और भी आ रहा है जी कि क्या जैसे वो कंटेन कर रहा था कफ सिरप सीपीएम क्लोरम पैरामेलिएट थी, तो क्या इसकी ओवरडोज भी किडनी फेलियर एक रीजन बन सकता है? मान लें हम कि कंटेमिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ उनकी जो मेडिसिन कंटेन कर रही थी, मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा था, ओवरडोज हुई और कार्डियक फेलियर हुआ। ओल्डेस्ट दवाई है और उसका इस तरह से किडनी फेलियर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सीपीएम एडल्ट को भी दी जाती है, गोलियां दी जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों में दी जाती है और बच्चों को भी सिरप दिया जाता है। तो वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है। तो वो मेरा अगेन एंड अगेन मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर ये प्योर दवाइयां हैं तो इनसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इसमें मिलावट है, कुछ एडल्ट्रेशन किया गया है या इनमें कोई कंटामिनेंट आ गया बैक्टीरिया का, जैसे मैंने बताया, तो वो अलग चीज हो सकती है। तीसरी बात जो मैंने बताई वो भी ध्यान रखने वाली है, एंड आई एम श्योर डॉक्टर की टीम इस बात को भी ध्यान रखेगी, कहीं इन बच्चों को पहले से एक्यूट किडनी फेलियर तो नहीं था। ये भी हमको रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होते हैं जो बच्चों को इस तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं और वो पता चलता है कि उनकी अंडरलाइंग डिजीज थी और उसकी वजह से खांसी बुखार हुआ उनको और सिरप दिया तो वो उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो गई या एग्रेवेट हो गई कंडीशन। तो ये भी हो सकता है। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो पीडियाट्रिशियन थे और एमडी पीडियाट्रिशियन है वो, तो जाहिर सी बात है कि यदि किडनी की कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को रही होगी तो उन्होंने फर्स्ट इंस्टांस में ही डायग्नोज कर लिया होगा और अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर मेंशन किया होगा, क्योंकि किडनी की बात हम सब जानते हैं बहुत डेंजरस होती है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या यहाँ पर एक बात और आ सकती है कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन एक बड़ा डिफरेंस, क्या हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए क्या हम बात कर सकते हैं क्या? ये बहुत आपने कंटेंशियस क्वेश्चन पूछ लिया है और ये एक बहुत बड़ा डिबेट इस पर रहता है। कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो देखिए जेनेरिक बहुत सस्ती हैं, लेकिन कई बार इस बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कई बार कि जेनेरिक के नाम पर बहुत सारी स्पूरियस मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। Exactly. मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी हैं वो इसको अदरवाइज ना लें, बट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स हैं, शायद उनको कहीं पे ठीक ढंग से भी फॉलो नहीं हो पा रहा होगा, तो भले ही इसमें वो कंट्रोल होंगे, ये इस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, लेकिन अप टू द मार्क वो मेडिसिन नहीं रही होगी, ये भी एक रीजन हम मान सकते हैं बच्चों की हेल्थ के फेलियर का। कोई ना इसको स्पूरियस कहता है, तो स्पूरियस मेडिसिन कुड बी वन ऑफ द रीजन। यस बिल्कुल अरविंद, यहाँ पर कई कारण सामने निकल कर आ सकते हैं, वो जांच का विषय होगा। लेकिन डॉक्टर सरवन, मेरा आपसे एक और सवाल, चूंकि अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपर्ट की निगरानी में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बात आती है एक किसी विभाग की हम बात कर लें, चूंकि एक्स डायरेक्टर आप खुद रहे हैं एम्स के, जब इतने बड़े संस्थान को आपने देखा, जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है, जब वहां हम कोई साइंटिफिकली रीजन से देखें या हम किसी केमिस्ट को देखें, कई बार हम एक्सपर्ट्स को ना बिठालकर किसी अमूमन नॉर्मल डॉक्टर से, जैसे झूला छाप डॉक्टरों के चलते बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां पाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की खबरें आती है जो जान चली जाती है आम लोगों की। तो ऐसे में क्या एक बड़ा कारण ये भी माना जाए कि ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में बच्चों का इलाज नहीं चल रहा था, क्योंकि बीमारी मामूली थी, सर्दी खांसी थी सिर्फ? हाँ, वो बिल्कुल जो आपके रिपोर्टर ने कहा कि जैसे वो पीडियाट्रिशियन ने देखे हैं, अगर पीडियाट्रिशियन ने देखे तो भी मैं आपको ये बता दूं कि कई बार चीफ कंप्लेंट क्या लेके मरीज जाता है। जैसे मेरे पास मरीज आएगा तो वो बताएगा कि मुझे खांसी बुखार, यूजुअली फर्स्ट इंस्टेंस में किडनी के, जैसे किडनी फेलियर के अगर जो कोई बच्चा भी आएगा तो उन्होंने शायद सकता है एग्जामिनेशन जो करनी होती है वो नहीं की होगी, रूटीन टेस्ट नहीं कराया। जैसा आपने कहा, कृतिका ने कहा कि छोटी सी बीमारी है खांसी बुखार, यूजुअली रूटीन होता है तो रूटीन में कफ सिरप लिख दिया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं और बड़ी कॉमन बात है, बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, उसमें कोई डॉक्टर की गलती भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अगर उसको सारी जांच कराएंगे किडनी उसके रीनल फेलियर जो होता है उसको रूल आउट करने के लिए, जिसको RFT CFT सब कराने चाहिए, तो वो अगर कराएंगे तो वो कहेंगे साहब मैं तो खांसी बुखार का मरीज लाया हूँ, अपने फादर है या मदर जो भी साथ गई अटेंडेंट, वो कहेगी आपने इतनी जांच लिख दी। तो डॉक्टर के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, वो तो दूसरे मरीज के पास, दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं और आई थिंक इन सबको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा हमको।
बिल्कुल डॉक्टर सरमन, जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में जब फार्मासिस्ट से ये दवाइयां खरीदी जाती हैं, इनको लेकर भी कोई प्रोटोकॉल होता होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही सिरप को बंद कर दिए फिलहाल, तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस सिरप्स पर शक भी जा रहा है, यानी दूषित भी माना जा रहा है, तो इसको लेकर भी कोई प्रोटोकॉल होगा? बिल्कुल है, अभी जांच करेगी जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है और उसकी टीम गई है, आईसीएमआर की भी जो टीम गई है, तो वो डेफिनेटली इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसके प्रेस्क्रिप्शन से लेकर और जो एडल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है, एंड आई एम श्योर कि मरीज के विषय में भी जांच होगी पूरी, बिकॉज आईसीएमआर की जो टीम गई है वो इसलिए गई है कि कहीं और कोई रीजंस तो नहीं था, और जो सेंट्रल ड्रग जो हमारी अथॉरिटी है वहां से जो लोग गए हैं वो ड्रग के विषय में पता करेंगे। दोनों एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं, तो जहां तक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी सप्लाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, और आईसीएमआर की टीम इसलिए गई है कि वो देखेगी कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई एपिडेमिक नहीं हो रहा, कोई बीमारी इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा, स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई वायरसेस हैं, कुछ स्पेशल वायरसेस हैं, वो कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा कि उन बच्चों में थे कोई, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कहीं ना कहीं। अरविंद, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसे सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही बैन कर दिया गया है दोनों सिरप को, लेकिन यदि हम बाकी शहरों में देखें, प्रदेश के अन्य जिलों में देखें या अन्य स्टेट्स में देखें, तो वहां इसकी बिक्री अभी तक हो रही है। देखिए, उसके लिए थोड़ा सा नियम को समझना होगा। नियम ये कहता है कि जब कोई दवा संदिग्ध पाई जाती है, मान लीजिए कोई ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर किसी दवा को संदिग्ध पाता है, तो उस दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग जो बैच होता है, उस पर्टिकुलर बैच को बैन किया जाता है। उस दवा को बैन नहीं कर सकते हैं नियम के तहत। उस दवा की बाकी जो सेल या बिक्री है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सिर्फ जिस बैच पर संदेह जताया जा रहा है उस बैच की पूरी दवाओं को वापस बुलाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर के पास, और उसको सील कर दिया जाता है। लेकिन उसके प्रोडक्शन पर रोक नहीं होती, बिक्री पर रोक नहीं होती। जो दूसरे बैच है, यानी कि जो दूसरे नंबर का जो उसके बाद उत्पादन हुआ है उसी दवा का, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगती है। इसलिए बाकी शहरों में, दूसरी जगहों पे, दूसरे दवा दुकानों में ये जो दवा है ये बराबर अभी बिक्री होती रहेगी। ये ड्रग रूल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल अरविंद, इस पूरी जांच पर नजर भी बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सरमन, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से छिंदवाड़ा जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है और 2 कफ सिरप जो जानलेवा साबित हुई हैं, और इसको लेकर लगातार चूंकि जांच कमेटी भी बना दी गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर अलर्ट है, और खुद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इसको लेकर संवेदनशील नजर आ रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी कि आखिर 9 मासूम बच्चों की जान के पीछे कारण क्या है। लगातार देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।